गर्मी का समय था। धूप इतनी तेज थी कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो। चारों ओर तपिश फैली हुई थी। कोई भी गर्मी की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। इस भयंकर गर्मी में बहादुर अपने खेत में बने कुएं के पास उदास खड़ा था। इस कुएं में तो एक बूंद पानी भी नहीं है। पता नहीं इतने वर्षों से यह कुआं सूखा क्यों पड़ा है। अपने खेत में कुआं होने के बावजूद मुझे इस भयंकर गर्मी में दूसरों के कुओं से पानी ढोकर लाना पड़ता है। इस गर्मी में तो घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। ऐसे में मैं दूसरों के कुएं से पानी कैसे लाऊंगा? अब मैं क्या करूं? एक तो मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है और ऊपर से यह सूखा पड़ा कुआं। इस कुएं का खेत में होने से क्या फायदा जब इसमें पानी ही नहीं है, बेवजह जगह घेर रहा है। इससे अच्छी तो यह है कि मैं इसे बंद कर दूं। आज तो मैं इस कुएं में मिट्टी डालकर इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इतना कहकर बहादुर कुएं में मिट्टी डालने लगता है। जैसे ही वह कुएं में मिट्टी डालता है तो कुएं के अंदर से एक महिला की आवाज आती है। नहीं बहादुर, ऐसा भूलकर भी मत करना। इस कुएं को मिट्टी डालकर बंद मत करना। महिला की आवाज सुनकर बहादुर हैरान रह जाता है। वो अपने चारों तरफ देखता है कि आखिर आवाज कहां से आ रही है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता है। ये कौन बोला रहा था? अभी मैंने किसी महिला की आवाज सुनी थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो आवाज कहां से आई थी? लगता है मुझे कोई भ्रम है। इतना सोचकर बहादुर दोबारा मिट्टी डालने लगता है। उसने अभी थोड़ी ही मिट्टी डाल दी थी कि फिर से उस महिला की आवाज आने लगती है। बहादुर, तुम नेक इंसान हो। ईश्वर के लिए इस कुएं को बंद मत करो। दोबारा महिला की आवाज सुनकर बहादुर घबरा जाता है और वो सोचने लगता है। लगता है आवाज कुएं से आ रही है। मुझे बार बार भ्रम नहीं हो सकता। जरूर इस कुएं में कोई रहस्य छुपा। मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा। बहादुर जल्दी से अपने घर चला जाता है। बहादुर की हालत देख उसकी बूढ़ी दादी उससे कहती हैं, अरे बहादुर, तू इतनी गर्मी में कहां से आ रहा है? तुझे मना किया था कि दोपहरी में खेतों पर मत जाया कर। बाहर लू चल रही है। अगर लू लग जाएगी तो पड़ा रहेगा मुंह फाड़ के। दादी, आप मेरी फिक्र मत करो। कुछ नहीं होगा मुझे। अरे मैं तेरी फिक्र कैसे ना करूं? एक तू ही तो है जिसके सहारे मैं जी रही हूं, वरना मेरा तेरे सिवा कौन है? तेरे दादाजी वो मुझे जवानी में ही छोड़कर चले गए और फिर तेरा बाप भी चला गया। अब तू ही है जिसे देखकर मैं जीवित हूं। यह कहते कहते बुढ़िया रोने लगती हैं। बहादुर किसी तरह अपनी दादी को चुप करता है। दादी, आप रोइए मत। मैं आज के बाद दोपहरी में कहीं नहीं जाऊंगा। जैसा आप कहोगी वैसा ही करूंगा। हाथ मुंह धो ले। मैंने अभी गरम गरम खाना बनाया है। दादी, मैं खाना बाद में खाऊंगा। पहले मुझे एक बात बताओ, हमारे खेतों में जो कुआं है वो हमेशा सूखा ही पड़ा रहता है। उसका खेत में होने से कोई फायदा नहीं जब उसमें पानी ही नहीं आता। मैं आज उस कुएं में मिट्टी डालकर उसे बंद कर रहा। दादी, मैं सही कह रहा हूँ। एक बार को तो मुझे लगा कि मुझे कोई भ्रम हो रहा है, इसलिए मैंने उस आवाज पर कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कुएं में दोबारा मिट्टी डाली तो वो आवाज फिर से आने लगी। तभी मुझे उस कुएं से एक महिला की आवाज सुनाई दी। वह महिला कह रही थी, बहादुर, इस कुएं को बंद मत करो। दादी, उस आवाज को सुनकर मैं बहुत डर गया ना।
ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? बेटा, वो कुआं तो बहुत पुराना है, तुम्हारे दादा की याद से भी पहले का। लेकिन उस कुएं से कभी किसी को कोई आवाज नहीं आई और ना ही उसने कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाया। दादी, उस कुएं का हमारे खेत में होने से क्या फायदा? उसमें कभी एक बूंद पानी भी नहीं आता है, बेकार में खेत की जगह घेर रहा है। दादी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं उस कुएं को बंद करके ही रहूंगा। अगले दिन बहादुर सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है और कुएं में मिट्टी डालने लगता है। बहादुर, मैंने तुमसे कल भी कहा था इस कुएं को मिट्टी डालकर बंद मत करो। अगर तुमने ये बंद कर दिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। महिला के इस तरह कहने से बहादुर बुरी तरह डर जाता है और वहां से भाग जाता है। क्या हुआ बहादुर, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? दादी, मुझे आज फिर कुएं से महिला की आवाज आई। वो महिला कह रही थी कि अगर बहादुर तुमने ये कुआं बंद कर दिया तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेटा, अब तू उस कुएं के पास मत जाना, लगता है उस कुएं में कोई बला है। दादी, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो फसल सूख कर खराब हो जाएगी। अगर फसल खराब हो जाएगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? बेटा, हरिपुर के जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी साधु महाराज रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। तुम एक बार उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताकर आओ। मुझे पूरा भरोसा है कि वे तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। अपनी दादी के कहने पर बहादुर हरिपुर के जंगलों की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह हरिपुर के जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे वह साधु महात्मा मिल जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई गहरी चिंता चल रही है। बेझिझक होकर मुझे बताओ, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? साधु महाराज, हमारे खेत में एक बहुत पुराना कुआं है। उस कुएं में काफी समय से पानी नहीं है, वह सूखा हुआ है। मैंने सोचा उसे बंद कर दूं, लेकिन जैसे ही मैं उसे बंद करता हूं, उसके अंदर से एक महिला की आवाज आने लगती है। वो कहती हैं कि बहादुर, कुएं को बंद मत करो। तो तुम उस रहस्यमय कुएं की बात कर रहे हो जिसमें एक महिला का गहरा रहस्य छुपा है। हाँ महाराज, आप किस महिला की बात कर रहे हो और कुएं में उस महिला का क्या रहस्य है? बहुत समय पहले, करीब 50 वर्ष पहले, जब इस राज्य पर राजा महेंद्र सिंह राज करते थे। महेंद्र सिंह जी बहुत ही दयालु और प्रजापालक राजा थे। वो केवल एक ही बात को पसंद नहीं करते थे, वो था धोखा। अगर कोई इंसान उन्हें धोखा दे देता था या उनके साथ छाल करता था तो वह उसे हमेशा के लिए जिंदान में डाल देते थे या सूली पर लटकवा देते थे। उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिनका नाम अनामिका था। एक दिन राजा अनामिका से कहने लगे, महारानी, हम किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य जा रहे हैं। हमारे बाद अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत या परेशानी हो तो राजमाता को बता देना, वो तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगी। महाराज, आप अपने साथ और किसे ले जा रहे हो या फिर आप अकेले ही जा रहे हो? हम अकेले ही जा रहे हैं। लेकिन महाराज, आप हर बार तो आप महामंत्री को साथ ले जाते हैं। इस बार मंत्री जी को साथ लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं? मंत्री जी को हम अपने साथ जरूर ले जाते, लेकिन हमने उन्हें एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी सौंपी है, इसीलिए हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। अगले दिन महाराज दूसरे राज्य की ओर निकल जाते हैं।
उनके जाने के बाद उनकी माँ यानी राजमाता महारानी नंदिनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह नंदिनी से बहुत चिढ़ती थी। इसकी वजह यह थी कि नंदिनी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसी कारण राजमाता अक्सर नंदिनी पर गुस्सा करती थी और उसे ताने भी देती रहती थी। एक दिन नंदिनी किसी काम से राजमाता के पास आती है। नंदिनी को अपने कमरे में देख राजमाता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे अपना यह मनहूस चेहरा मत दिखाया करो, फिर क्यों बार बार मुंह उठाए मेरे कमरे में चली आती हो? तुम्हें इस महल में आए हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक तुमने इस राजवंश को कोई वारिस नहीं दिया। एक महारानी का सबसे बड़ा धर्म होता है राज्य को उत्तराधिकारी देना, लेकिन तुम उस धर्म को निभा नहीं पाई। राजमाता, मैं प्रयास कर रही हूँ। ईश्वर पर भरोसा है, एक दिन सब ठीक होगा। ईश्वर का नाम लेकर कब तक बहाने बनाओगी? पूरे राज्य की निगाहें इस महल पर टिकी हैं और तुम हो कि अब तक मां नहीं बन सकी। यही कारण है कि मुझे तुम पर क्रोध आता है। तुम जैसी बांझ औरत को अपनी बहू बनाकर मेरे बेटे ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। मैंने उसे बहुत समझाया था कि तुमसे विवाह ना करे, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं माना। उसकी आंखों पर तो तुम्हारी सुंदरता का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। मैंने उससे कहा भी था कि आजमगढ़ की राजकुमारी से विवाह कर लो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन याद रखना, अब मैं तुम्हें और ज्यादा दिनों तक इस महल में नहीं रहने दूंगी। बहुत जल्द मैं अपने बेटे का दूसरा विवाह करवा दूंगी और फिर उसे संतान का सुख मिलेगा। राजमाता की बात सुनकर महारानी नंदिनी रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। वह पूरी रात राजमाता की बात सुनकर रोती रही और सुबह होने पर महारानी नंदिनी एक पत्र लिखती हैं और उस पत्र को लेकर मंत्री जी के पास जाती हैं। मंत्री जी, ये पत्र जितनी जल्दी हो सके मेरे पिताजी तक पहुंचा दीजिए। महारानी जी, आप निश्चिंत रहें। मैं अभी इसी समय एक विश्वसनीय सैनिक को यह पत्र देकर आपके पिताजी के पास भिजवाता। राजमाता महारानी नंदिनी को पत्र देते हुए देख लेती है और वह सोचने लगती है, यह अच्छा अवसर है इस मनहूस से अपने बेटे का पीछा छुड़ाने का। अब मैं उसे बताऊंगी कि उसके पीछे उसकी पत्नी क्या गुल खिला रही है। वो रात के अंधेरे में चोरी छुपे मंत्री से मिलने जाती है। जब वो इस बात को सुनेगा तो आग बबूला हो जाएगा और तुरंत ही इस बांझ को राज्य से निकल देगा। राजमाता अपनी योजना पर बहुत खुश हो रही थी। अब उन्हें अपने बेटे के आने का इंतजार था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन राजा राजमहल लौट आता है। बेटा, आखिर तू आ ही गया। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे समय ही थम गया हो। माँ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? ऐसा क्या हो गया कि आप मेरा इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थीं? बेटा, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने कई बार सोचा कि तुझे बताऊं या नहीं, लेकिन अब सच छिपाना ठीक नहीं होगा। माँ, आप मुझे और बेचैन मत कीजिए। साफ साफ बताइए, आखिर बात क्या है? आपका चेहरा देखकर ही मेरा मन घबराने लगा है। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि नंदिनी से विवाह मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तो पहले ही जानती थी कि वह सही नहीं है। तुम्हारी सुंदर पत्नी चोरी छुपे मंत्री से मिलती है
और घंटों उसके साथ बिताती हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? जरूर नंदिनी को मंत्री जी से कुछ काम होगा, इसीलिए वह मंत्री जी से मिलने जाती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से मंत्री जी को पत्र देते देखा था। वो तुम्हारे साथ छल कर रही हैं। नहीं, मैं यह नहीं मानता। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, उसे मेरी बहुत फिक्र है। वो मेरे बगैर एक पल नहीं रहती है। सब दिखावा है, तुम्हें पागल बना रही है। अगर वह सच में तुमसे प्रेम करती है तो जाकर खुद देख लो। वो इस वक्त अपने कमरे में नहीं बल्कि मंत्री जी के साथ घूमने गई हैं। अपनी माँ की बात सुनकर राजा तुरंत महारानी के कमरे में जाता है, लेकिन महारानी कमरे में नहीं होती हैं। कमरे में महारानी की एक दासी होती है। दासी महारानी कहाँ है? महाराज, वो तो मंत्री जी के साथ गई है। दासी की बात सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो उठा। अब वह समझ गया कि उसकी माँ जो कह रही है वह सब सत्य है। अब राजा महारानी के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में महारानी राजमहल लौट आती हैं। महाराज, आप कब आए? मुझे तो आपके आने का जरा भी आभास नहीं हुआ। यदि पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं स्वयं आपके स्वागत के लिए द्वार पर खड़ी रहती। मैं तभी आया महारानी जब आप महामंत्री के साथ प्रेम में डूबी हुई थी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मैं और महामंत्री के साथ? मुझे जितना बेवकूफ बनाना था बना लिया आपने। अब और नहीं, मैं सब जान चुका हूँ। जब मैं यहाँ नहीं था तब तुम चोरी छुपे महामंत्री से मिलती थी। बेटा, इसे राजमहल से निकाल दो, हमें इसकी अब कोई जरूरत नहीं। राजमाता, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह सब आपका ही रचा हुआ जाल है। आप मुझे कभी पसंद नहीं करती और उसका कारण भी मुझे भली भांति पता है, क्योंकि मैं आज तक इस राज्य को संतान सुख नहीं दे पाई। इसलिए आपकी नजर में मेरा कोई मूल्य नहीं रहा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप मेरे सम्मान और चरित्र पर इतना बड़ा लांछन लगा दें। मैंने हमेशा इस राजघराने की मर्यादा और सम्मान को अपने प्राणों से भी बढ़कर माना है। मैंने हर कठिनाई सहकर भी इस महल की प्रतिष्ठा बनाए रखने की कोशिश की है। यदि मुझसे कोई कमी रह गई है तो वह मेरी मजबूरी हो सकती है, मेरा अपराध नहीं। लेकिन मुझ पर ऐसा घोर आरोप लगाना मेरे लिए असहनीय है। राजमाता, आप मुझसे नाराज हो सकती है, मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देख सकती है, पर मेरे चरित्र और मेरे सम्मान को इस तरह कलंकित करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर तुम सत्य कह रही हो तो वह पत्र जो तुमने मंत्री जी को दिया था उसमें क्या लिखा था? उसमें कुछ नहीं लिखा था। वो पत्र मैंने मंत्री जी को मेरे पिता को देने के लिए दिया था। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें और मंत्री को इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुमने सही कहा बेटा, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। अगर तुमने इन दोनों को यूं ही छोड़ दिया तो लोग समझेंगे कि अपराध करने की कोई सजा नहीं मिलती है और फिर हर कोई अपराध करने लगेगा और फिर राज्य व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, मैं इन दोनों को सजा जरूर दूंगा। महाराज, आप अपनी माँ की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। याद रखिए, एक दिन आपको इस फैसले पर बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने कोई भी अनुचित काम नहीं किया है। मुझे एक दासी से पता चला था कि राजमाता मुझे आपसे दूर करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। इसी कारण मैंने अपने माता पिता को सब सच बताने के लिए वह पत्र भेजा था। मेरा उद्देश्य केवल उन्हें सच्चाई से अवगत कराना था। इसके अलावा मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं थी। राजा को अपनी पत्नी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ।
वो क्रोध में आकर अपनी पत्नी उस कुएं में फेंकवा देता है जो कुआं तुम्हारे खेत में है। उस कुएं से उसी रानी की आवाज आती है जो उस कुएं को बंद करने से मना करती है। साधु महाराज, ये तो राजा ने रानी के साथ बहुत बुरा किया। और साधु महाराज, राजा ने उस मंत्री जी के साथ क्या किया? बेटा, राजा ने मंत्री को भी फांसी पर लटकवा दिया और फिर वही हुआ जो राजमाता चाहती थी, वही हुआ। उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से राजा का विवाह करवा दिया, जिसके बाद राजा को संतान प्राप्त हुई और उनका वंश आगे बढ़ा। लेकिन महाराज, रानी मुझे कुआं बंद क्यों नहीं करने दे रही है? रानी को जिंदा ही कुएं में फेंक दिया गया था। वह अपना बदला लेना चाहती हैं, इसलिए वह कुएं को बंद करने से मना करती हैं। महाराज, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही मुझे कुछ बताइए। बेटा, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वह बातें तुम राजा अशोक को जाकर बताओ। महाराज अशोक उनके वंशज हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। साधु महाराज की बात सुनकर बहादुर उनसे कहने लगा, साधु महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं महाराज अशोक के पास जा रहा हूँ। साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर बहादुर राजमहल में पहुँच जाता है और राजा अशोक को सारी बात बता देता है। ये बात हमें पहले से पता है कि सदियों पहले इस राज्य में एक रानी के साथ यह घटना घटी थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि उस रानी की आत्मा अब भी उस कुएं में है। अब तुम अपने घर चले जाओ, मैं कल कुछ सैनिकों को लेकर तुम्हारे खेत पर आऊंगा। बहादुर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अगले दिन राजा बहादुर के खेत पर पहुंच जाता है और उस कुएं के पास जाकर कहने लगता है, महारानी नंदिनी, मैं राजा अशोक हूँ, आपका वंशज। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो कृपया मुझसे बात करें। यदि आपके मन में कोई अधूरी इच्छा, कोई संदेश या कोई दायित्व हो जिसे आप पूरा करवाना चाहती हो तो निसंकोच मुझे बताइए। आपके आदेश का पालन करना मेरे लिए केवल कर्तव्य ही नहीं बल्कि गर्व की बात होगी। अच्छा, तो तुम राजा अशोक हो। तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे तो सुनो। मुझे एक मानव शरीर की जरूरत है जिसके जरिए मैं अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती हूँ। महारानी, मैं आपकी इच्छा पूरी जरूर करूंगा, लेकिन आपका वो अधूरा काम कौन सा है जिसे आप पूरा करना चाहती हो? मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारे राजमहल का नामो निशान मिटाना चाहती हूँ। तुम्हारे राज परिवार के कारण ही मेरी मृत्यु हुई है और जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेती तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। महारानी नंदिनी की बात सुनकर राजा बहुत घबरा जाता है। वो रानी से कहने लगता है, महारानी, उस समय आपके साथ जो हुआ वो बहुत ही अन्यायपूर्ण था। किसी ने आपकी सच्चाई पर विश्वास नहीं किया, झूठे आरोप लगाकर आपको बदनाम किया गया और अंत में आपकी हत्या भी कर दी गई। यह सब बहुत ही क्रूर और दर्दनाक था, लेकिन उस घटना को अब बहुत समय बीत चुका है। जो लोग उस अन्याय के जिम्मेदार थे वे भी अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में मुझसे बदला लेकर आपको क्या मिलेगा? इससे ना तो आपका दर्द कम होगा और ना ही बीता हुआ समय वापस आएगा। महारानी, मैं आपका वंशज हूँ। अगर आपके दिल में दर्द है तो मैं उसे समझ सकता हूँ, लेकिन प्रतिशोध से नहीं बल्कि शांति और न्याय से ही आपकी आत्मा को सच्ची मुक्ति मिल सकती है। प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगी। मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका हिसाब जरूर होगा। बस एक बार मुझे फिर से शरीर मिल जाए। महारानी की बात सुनकर राजा अशोक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। राजा अशोक वहां से महल चले जाते हैं। महल में जाने के बाद बहादुर राजा से कहने लगता है, महाराज, आपको साधु महाराज के पास जाना चाहिए। जरूर साधु महाराज के पास इस समस्या से बचने का कोई उपाय हो। तुम ठीक कह रहे हो बहादुर, हमें साधु महाराज के पास जाना चाहिए। वो ही अब कुछ कर सकते हैं। सभी साधु महाराज के पास पहुंच जाते हैं और राजा साधु महाराज को महारानी नंदिनी की सारी बात बताता है।
राजन, इस समस्या से छुटकारा पाने का केवल एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है महारानी की आत्मा को मुक्त किया जाए। यदि महारानी की आत्मा को मुक्त नहीं किया गया तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, केवल आपके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। साधु महाराज, हमें क्या करना होगा जिससे महारानी की आत्मा को मुक्ति मिल जाए? बेटा, तुम्हें महारानी का अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ेगा। कुएं के बाहर एक हवन कीजिए। उस हवन के करते ही महारानी की आत्मा मुक्त हो जाएगी। साधु महाराज की बात सुनकर राजा कुएं के बाहर हवन करते हैं। उस हवन के संपन्न होते ही महारानी की आत्मा मुक्त हो जाती है। महाराज, अब महारानी की आत्मा मुक्त हो गई है। अब आपको घबराने की कोई जरूरत। सभी वहां से चले जाते हैं और फिर वह कुआं श्राप से मुक्त हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है, जिससे बहादुर बहुत खुश होता।